हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेज स्वागत है। हम आज एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कक्षा 9 जो है सीरीज का जो है पहला क्लास का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी का क्लास आपको मतलब कल जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे, जिसमें हम एनटीपीसी मतलब आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एएलपी आरआरबी टेक्नीशियन में जो है हमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है। इसीलिए जो है पिछली बार आप देखते होंगे कि लोग अधिकतर बोल रहे थे कि यहाँ पे एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ से मिलेगा ये हम अपने वीडियो में बता दिए हैं कि ये बुक मतलब ये इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। और रही बात ये है कि याद है आप यदि आप पीडीएफ मतलब वो पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप ये मतलब ऑनलाइन देख कर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। हम जो है प्रत्येक चैप्टर को जो है पहले से ही सोल्यूशन किए हुए हैं। उसके बाद हम आपको कम समय में जो है सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रयास करेंगे। आज हमारा पहला क्लास होगा। उसके बाद हम जैसे जैसे हमारा ये आगे स्टेप होगा, हम सोचेंगे आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कराया जाए। और इसी के साथ चलिए हम जो है आज एनसीईआरटी कोशिका की जीवन इकाई के बारे में जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल कक्षा 9 का बायोलॉजी का जो है हम पहले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। आज के अध्याय में हम जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा अध्याय 5 है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, जीवाणुओं के द्वारा, अमीबों के द्वारा तथा विषाणुओं के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है शुक्राणुओं के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है ये वाला ऑप्शन हमारा है विषाणुओं के द्वारा जो है क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका फूल जाएगी यदि नंबर 1 कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। ऑप्शन नंबर 2 है कि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। नंबर 3 है कि कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर के जल के अणुओं की सांद्रता समान हो। नंबर चौथा है कि जल के अणुओं की सांद्रता जो महत्व नहीं रखती। तो हमारा इसमें कोशिका फूल जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दूसरा ऑप्शन सही है कि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है। अब देखो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, गुणसूत्र बने होते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि डीएनए के द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। नंबर 4 जो है डीएनए से आरएनए से बने होते हैं। तो हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अब इसमें देखो गुणसूत्र जो होता है ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिकम, तथा देखो गुणसूत्र जो होता है ये डीऑक्सी और राइबोसोम और प्रोटीन से बने होते हैं। देखो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, अर्थात जो है गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। और हमारा चौथा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कार्य जो है राइबोसोम का नहीं है, मतलब राइबोसोम इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक करता है। दूसरा जो यह एंजाइम के अणुओं में सहायता करता है। और तीसरा जो है यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। और चौथा ऑप्शन है यह मंड जो है स्टार्च मतलब जो पादप जो है अपने प्रोटीन को एडवांस में एकत्रित करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में रखते हैं, वही है मंड मतलब स्टार्च, और वो के निर्माण में सहायक करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि इनमें से कौन राइबोसोम कार्य नहीं करता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, नहीं करता। यह हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है, मतलब राइबोसोम कभी हार्मोन के निर्माण में सहायता नहीं करता। नंबर चौथा है कि यह मंड के अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, मतलब स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता नहीं करता राइबोसोम। ये दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो यहाँ पर आएंगे हम कि राइबोसोम प्रोटीन का निकाय होता है। राइबोसोम में एंजाइम का निर्माण होता है। डीएनए का फुल फॉर्म अभी हम बताएं कि डीऑक्सी न्यूक्लिकम। आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होता है। और उसके नीचे आएंगे देखो अंतःद्रव्य जलिका जो होता है,
उसके नीचे हमारा आपको 5वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध अंतःद्रव्य झिल्लिका से नहीं होता। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया A, B, C, D। अब देखो पहला ऑप्शन है कि यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच जो प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है कि यह कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। और तीसरा ऑप्शन है कि यह ऊर्जा जो है उत्पादन के स्थल को सहायता करता है। नंबर चौथा ऑप्शन है कि यह कोशिका के कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। तो इसमें हमारा प्रश्न सही है कि इनमें से किसका संबंध अंतःद्रव्य झिल्लिका से नहीं है। तो यह ऊर्जा के उत्पादन का स्थल नहीं करता और बाकी सब ऑप्शन जो है सही है, लेकिन ये वाला जो है गलत है। यह अंतःद्रव्य झिल्लिका में सहायक नहीं होता। और हमारा उसके बाद छठा क्वेश्चन है, ये परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और जो है इनकी परिभाषा को चुनिए। अब हमारा ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर जाना, पहला ऑप्शन है। दूसरा जो है विलायक अणुओं का अधिक सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना। तीसरा है पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना। चौथा है कि अधिपारगम्य झिल्ली से होकर विलेय अणुओं का निम्न सांद्रण वाले विलेय से अधिक सांद्रण वाले विलेय की ओर जाना। तो हमारा ऑप्शन सही है कि छठा की परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानीपूर्वक जो है परिभाषाएं दीजिए। तो परासरण का परिभाषा जो होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रण वाले जो है क्षेत्र से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र का ओर जाना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है कि अल्प प्रासारी माध्यम से प्राद्रव्य झिल्ली का टूटना मतलब लयन होना। दूसरा जो अल्प प्रासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। तीसरा ऑप्शन है कि केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना। चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या है कि पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित कीजिए। तो पादप कोशिकाओं के जीवद्रव्य कुंचन को हम अल्पसारी माध्यम में जो है कोशिकाओं को सिकुड़ना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एकल झिल्ली होता है, नहीं। राजधानी की ओर होता है, हाँ राजधानी की ओर होता है। लाइसोसोम की ओर होता है, नहीं। लवक की ओर होता है, मतलब लवक के चारों ओर झिल्ली होता है, नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा राजधानी सही होगा। अब देखो राजधानी की चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। देखो चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण राजधानी में होता है। अब किस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे आपको पूछ लिया जाए कि चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है या राजधानी चारों ओर झिल्ली का राजधानी की चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। अब देखो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि गलत वाक्य ढूंढिए। देखो गाल्जी का उपकरण लाइसोसोम से बनने में शामिल होता है। नंबर 1, नंबर 2 केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक एवं डीएनए। केंद्रक में जो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक एवं डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन से बनाने में समर्थ होते हैं। तो उसके बाद सी ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इनमें एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन होता है। नंबर 4 जो डी कोशिका के प्राद्रव्य भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा गलत क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन गलत है और बाकी सभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक एवं डीएनए पाया जाता है। उसके बाद चौथा जो है कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य को प्राद्रव्य भी कहते हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है कि सही वाक्य को ढूंढिए। देखो लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुच अंतःद्रव्य झिल्लिका जो आर से बने होते हैं। नंबर 2 जो है रुच अंतःद्रव्य झिल्लिका एवं चिकनी अंतःद्रव्य झिल्लिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर सी ऑप्शन हमारा अंतःद्रव्य झिल्लिका एक कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंधित है। नंबर 4 जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं केंद्रक के जो है
केंद्रक के केंद्रक द्रव्य के केंद्रकाभ होता है। तो इसमें हमारा सही प्रश्न जो है कि लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुच्च अंतःद्रव्यी जलिका से बने होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुच्च अंतःद्रव्यी जलिका से बने होते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि हमारा 11वां क्वेश्चन जो है कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि मतलब औषधि का इंग्लिश जो है ड्रग्स होता है को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा दिया है कि गाल्जी काय उपकरण, लाइसोसोम दिया है, चिकनी अंतःद्रव्यी जलिका दिया, राजधानी दिया है। तो इसमें जो है विषैले पदार्थ औषधि ड्रग्स आविष रहित करने में जो मुख्य भूमिका जो होता है हमारा चिकनी अंतःद्रव्य जलिका से होता है। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका झिल्ली है, गाल्जी का उपकरण है, तो उसके बाद रुच्च अंतःद्रव्यी जलिका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही है, रुच्च अंतःद्रव्यी जलिका है कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में प्रोटीन और लिपिड के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, ये उसका पूछने का मतलब है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है, रुच्च अंतःद्रव्यी जलिका के द्वारा। अब देखो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। केंद्रक को कहते हैं, केंद्रिका को कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं तथा केंद्रकाभ को कहते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र जो होता है ये प्रोकैरियोटिक जो है केंद्रकाभ का होता है। उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में जो है शामिल होते हैं। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन क्या है कि अंतःद्रव्यी जलिका द्वारा होता है, राइबोसोम जलिका द्वारा होता है, तल्लवक के द्वारा होता है। इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, गाल्जी काय उपकरण के द्वारा ही जो है कोशिका अंगक को सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में सहायक होता है। उसके बाद हमारा 15वां नंबर है कि कोशिका में कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि संग्रह का राजधानी का कार्य नहीं करता, राजधानी जो है संग्रह करने का कार्य नहीं करता, कोशिका को स्फूर्ति या दृढ़ता प्रदान करने का कार्य नहीं करता, अपशिष्ट उत्सर्जन का कार्य नहीं करता, गमन का कार्य नहीं करता। तो इसमें जो है देखो राजधानी जो है संग्रह का कार्य भी करता है, कोशिका को स्फूर्ति एवं दृढ़ता प्रदान करता है तथा अपशिष्ट उत्सर्जन का भी कार्य करता है, लेकिन जो है राजधानी का कार्य जो है गमन का कार्य नहीं है। अब उसके नीचे हम आएंगे कि अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करने में जो है भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है। अर्थात अमीबा जो है एक उसके वो जंतु है। तो इसमें अमीबा का पूछ रहा है कि अमीबा किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस पहला दिया गया क्या कि प्राद्रव्यलयन अंतः कोशिका दिया है, बाह्य कोशिका दिया है। तो इसमें जो हमारा जो अमीबा जो है अपना भोजन जो है प्राप्त करता है अंतः कोशिका के द्वारा, मतलब कोशिका के द्वारा, अंतः कोशिका के द्वारा ये अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें दिया गया है कि निम्न में से किसी की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती। मतलब पूछा जा रहा है कि कोशिका जो है सेलुलोज की नहीं बनी होती है। जीवाणु का नहीं बना होता, हाइड्रिला का नहीं बना होता, आम वृक्ष का नहीं बना होता, कैक्टस का नहीं बना होता। तो इसमें देखो हाइड्रिला, आम वृक्ष तथा कैक्टस जो है ये जो है कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। इन तीनों का कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बना होता है, लेकिन जीवाणु जो है ये कोशिका भित्ति का मतलब कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का नहीं बना होता है। अब उसके नीचे हम आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। अब देखो इसमें हमारा 4 ऑप्शन है कि अंतःद्रव्यी जलिका का, गाल्जी काय उपकरण का, केंद्रक का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इस सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो है हमारा गाल्जी काय उपकरण के द्वारा जो है हमारा अध्ययन करने में इस्तेमाल होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
कि केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, मतलब केंद्रक के अलावा वह कौन सा मतलब अंगक है कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मतलब डीएनए पाया जाता है। तो अंतःद्रव्य जिलिका में नहीं, क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए। इसमें पूछा गया कि केंद्रक के अलावा वह अंगक बताइए जिसमें डीएनए होता है। जैसे अंतःद्रव्य जिलिका में केंद्रक पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, कि गाल्गी कायोकर्ण में डीएनए पाया जाता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कि लाइसोसोम में पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, मतलब डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये दिया गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल दिया गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 20वां नंबर, निम्नलिखित में से किसको जो कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को रसोई घर कहा जाता है, कि अंतःद्रव्य जिलिका को कहा जाता है, कि हरित लवक को कहा जाता है, कि गाल्गी को कहा जाता है। कि तो कोशिका की रसोई घर जो हम हरित लवक को कहते हैं, कोशिका की रसोई घर हरित लवक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोशिका के लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। मतलब कोशिका के लिपिड अणुओं को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन प्रश्न क्या है, लवक के द्वारा किया जाता है, कि गाल्गी कायोकर्ण के द्वारा किया जाता है, कि रूक्ष्म अंतःद्रव्य जिलिका के द्वारा किया जाता है, या चिकनी अंतःद्रव्य जिलिका के द्वारा किया जाता है। तो कोशिका के लिपिड अणुओं का जो है अणुओं का संश्लेषित जो है चिकनी अंतःद्रव्य जिलिका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई। मतलब नई कोशिका का निर्माण जो पूर्व स्थित मतलब पीछे वाला मतलब पहले वाला कोशिका से होने का बात किसने बताई। इसमें दिया गया हाइकेल ने बताया, बिरचू ने बताया, कि हुक ने बताया, कि स्लाइडेन ने बताया। तो नई कोशिका का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात जो है ये बिरचू ने बताया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 23वां नंबर क्या है कि कोशिका सिद्धांत जो है कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब कोशिका की खोज किसने की। अब देखो कोशिका दो प्रकार की सजीव कोशिका होती है, लेकिन एक सजीव कोशिका होती है, एक निर्जीव कोशिका होती है। अब देखो इसमें साफ पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का किसने बात की। तो कोशिका सिद्धांत की बात जो है स्लाइडेन वासवान ने किया, कि बिरचू ने किया, कि हुक ने किया, कि हैकेल ने किया। तो कोशिका सिद्धांत की बात जो है स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया। अब देखो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया है, कि राइबोसोम है, कि लवक है, कि लाइसोसोम है। अब देखो इसमें पूछा गया क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो है बी सही है, लाइसोसोम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मतलब कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति देखो कि लाइसोसोम में पाया जाता है, कि गाल्गी कायोकर्ण में पाया जाता है, कि जो है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, कि केंद्रक में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है इन चारों में जो है राइबोसोम में नहीं पाई जाती। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला सही है। उसके बाद दिया गया है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। मतलब 1 माइक्रोमीटर में होता है, दिया गया 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर 9 मीटर, 10⁻10 मीटर तथा उसके बाद 10⁻3 मीटर है। तो 1 माइक्रोन का देखो ये चिन्ह है, मतलब ऐसे बनाया जाता है माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है, या 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया कि किस में होता है। अब 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें हमें ढूंढना है कि अंतःद्रव्य जिलिका से होता है, गाल्गी कायोकर्ण से होता है, केंद्रक से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। देखो लाइसोसोम उत्पन्न जो होता है हमारे गाल्गी कायोकर्ण के द्वारा होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सजीव कोशिका निम्न में से किसके द्वारा खोजी गई। अब देखो सजीव कोशिका मतलब हम भी बताएं ना कि कोशिका 2 प्रकार की, निर्जीव कोशिका एक द्वारा सजीव कोशिका, मतलब निर्जीव कोशिका उसके बाद सजीव कोशिका। तो इसमें प्रश्न हमारा आ गया है कि सजीव कोशिका निम्न में से किसके द्वारा खोजी गई। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट हुक के द्वारा, पुरकिंजी के द्वारा, लुइवेनहो के द्वारा, या रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इसमें लुइवेनहो के द्वारा कोशिका के सजीव कोशिका की खोज की गई। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
कि 29 नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में विसंगत कथन चुनिए, मतलब कौन सा कथन गलत है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या आ गया, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाली जल की गति उनमें से घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होता है। दूसरा है झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तीसरा जो है कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणुओं से होकर आसानी से गुजर जाता है। चौथा है कि पादप में कोशिका झिल्ली का काइटिन शर्करा होता है। इसमें पूछा है कि विसंगत कथन कौन सा है, तो देखो ये कथन गलत है, पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन का शर्करा नहीं होता है। क्या है कि ए और बी का मिलान कीजिए। अधिकतर जो सभी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार आते हैं मिलान करने के लिए। तो इसमें दिया गया कि पहला 4 क्वेश्चन दिया है, चारों को हमें मिलाना है। इसमें दिया गया क्या, चिकनी अंतःद्रव्य जलिका और राइसोसोम क्या है, मतलब किसके द्वारा होगा, केंद्र काव्य किसे कहते हैं, खाद्य राजधानी किसे कहते हैं, क्रोमोमैटिन सामग्री एवं केंद्रक किसे कहते हैं। तो देखो चिकनी एवं अंतःद्रव्य जलिका जो है, देखो हम इसको निराविषीकरण के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम जो है, देखो लाइसोसोम को ही हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। केंद्र काव्य को जो हम जीवाणुओं के नाम से जानते हैं, तथा खाद्य राजधानी को जो हम अमीबा के नाम से जानते हैं, अमीबा के नाम से जानते हैं। तथा क्रोमैटिन जो है सामग्री और केंद्रक को हम केंद्रक के रूप में जानते हैं। अभी यहाँ पूछा था ना कि किसे यहाँ लाइसोसोम कोशिका को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, वही क्वेश्चन है। आप यदि उसको अतिलघुत्तरीय करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मेधा क्लासेस सर्च करेंगे, उसमें हम जो है PDF डाल दिए हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन का, जो सभी क्वेश्चन उसमें हम मतलब PDF के रूप में डाल दिए, वहाँ से आप अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब देखो उसके बाद हमारा 42 नंबर क्या है कि उन अंगकों के नाम लिखिए जो नीचे लिखे वाक्यांश को संबंधित दिखाता है। जिसे कोशिका के अधिगमन चैनल अंतःद्रव्य जलिका को कहते हैं। कोशिका के जैसे पूछ लिया कि कोशिका के अधिगमन चैनल किसे कहते हैं, तो इसे हम अंतःद्रव्य जलिका के नाम से जानते हैं। अब दूसरा क्या क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है, कोशिका की पैकिंग और प्रेसिस इकाई किसे कहते हैं, मतलब किस नाम से इकाई किसे कहते हैं, गाजी इकाई को कहते हैं। कोशिका का पाचक थैली किसे कहते हैं, राइसोसोम के नाम से जानते हैं। कोशिका की संग्रह थैली किसे कहते हैं, राजधानी के नाम से जानते हैं। कोशिका का किचन किसे कहते हैं, हरित कवक को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। ये देखो 42 नंबर जो है जितना जी क्वेश्चन दिया, मतलब 7 क्वेश्चन दिए, सातों ही जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा और उसके बाद ये सब तो आप अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन सभी है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, अंतःकोशिका के द्वारा एंडोसाइटोसिरा के द्वारा प्राप्त करता है। उसके बाद पादप कोशिका में 2 ऐसे अंगों के नाम बताइए जिन्हें अपनी आनुवंशिक सामग्री या राइबोसोम विद्यमान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या लवक के द्वारा होता है। उसके बाद देखो लाइसोसोम को कोशिकाओं का अपमार्जक क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के भीतर बनने वाला ये कठोरता को हटाता है। उसके बाद दिया गया है कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अधिकांश गतिविधियों का नियंत्रण रखता है, केंद्रक के नाम से जानते हैं। उसके बाद दिया गया है कि कौन से प्रकार का लवक जो है इनमें से समानतः पाया जाता है। पादप की जड़ में देखो आवरणीय लवक पाया जाता है। उसके बाद पादप की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। पुष्प एवं फल में जो वर्ण लवक पाया जाता है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की राजधानी क्यों होती है, क्योंकि क्रोमैटिन गुणसूत्र के कारण होता है। क्रोमैटिड एवं क्रोमोसोम में परस्पर क्या संबंध है। उसके बाद दिया गया है कि जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक सांद्रता वाला जल होता है तो उसे बहिःप्रासरण के नाम से जानते हैं। ये मतलब कुल 53 या 54 क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय में, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय हैं और 29 क्वेश्चन बहुकल्पीय क्वेश्चन हैं। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा वीडियो पसंद आया हो, मतलब NCERT एग्जाम प्लस साइंस जो सीरीज,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप अपने कमेंट में सुझाव दीजिए कि सर आप मतलब इस तरह मतलब डालिए PDF या कहाँ से PDF प्राप्त होगा, वो आप कमेंट में बताइए। उसके बाद हम उसका जो है सॉल्यूशन हम बाद में आपको बताएँगे कहाँ ये सब बातें होंगी। और रही बात है कि इसी प्रकार जो है मैं NCERT एग्जाम्पल कक्षा 9 जो है बायोलॉजी का सीरीज़ ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स का सीरीज़ ख़त्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का सीरीज़ ख़त्म करेंगे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।